नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम अपने शहर हैदराबाद फरकंद बुनियाद से शुरू करते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर लोगों में ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मूसा नदी के किनारों पर जो आबादियाँ हैं वहाँ के मकीनों में किस तरह का खौफ और दहशत पाया जाता है। और इस खौफ और दहशत का बायस अगर कोई है तो वो हाइड्रा है। और हाइड्रा के बारे में आपको बता दूं कि एक यानी GOMS नंबर 99 के तहत हाइड्रा की तश्कील अमल में आई। और उसके बाद आपने देखा कि जो गैर कानूनी और बिला इजाज़त तामीरात किए जाते हैं, ख़ासतौर पर FTL या फिर बफर जोन में, या आप देखेंगे कि जो वाटर बॉडीज़ है उनके इलाकों में जब ये इमारतें तामीर की जाती है तो वहाँ के कब्ज़े बर्खास्त करना इसका काम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ मकामात पर अवाम, ख़ासतौर पर मूसा नदी के किनारे जो आवाम मुक़ीम है, उनके घरों को मुनज़्ज़म करना, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाना और उन्हें बेघर करना, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको बता दूं कि हैदराबाद में ऐसे कई मुकामात हैं जो मूसा नदी के किनारे लगे हुए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आवाम काफ़ी परेशान है, एहतजाज कर रहे हैं। और उनका एहतजाज के साथ साथ ऐसा है, लगता है कि उन लोगों ने इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशियों की धमकी भी दे दी है, खुदसूजियों की भी धमकी दे दी है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है। लेकिन आज जो फैसला आया है, यानी रिमार्क्स जो तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही भयानक रिमार्क्स कर दिए हैं हाइड्रा के ख़िलाफ़, हाइड्रा के जो सरबराह हैं उनके ख़िलाफ़। और आपको बता दूं कि AV रंगनाथन से हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि क्या तुम्हें, अगर तुम्हारे पॉलिटिकल बॉस कहेंगे कि चार मीनार मुनहदिम कर दो, क्या तुम चार मीनार को मुनहदिम कर दोगे, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि हाई कोर्ट की पुरशिको इमारत को मुनहदिम कर दो, क्या तुम हाई कोर्ट की पुरशिको इमारत को मुनहदिम कर दोगे। इस तरह का सवाल किया और कहा कि आप अपने हद से तजावुज़ कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात हाई कोर्ट ने कही है। तो बहरहाल हम अपने मेहमान जो हैं नईम वजाहत, उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि आज जो फटकार हाई कोर्ट ने हाइड्रा के कमिश्नर को लगाई है, हाइड्रा के सरबराह को लगाई है और यहाँ तक कि अमीनपुर के तहसीलदार को लगाई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो इन्हें वो रुक जाएंगी? देखिए, जहाँ तक हाईकोर्ट का रिमार्क्स की बात है, हाईकोर्ट ने इसका सख्त नोट लिया है जी, क्योंकि अमीनपुर की आपने बात की थी। जी हाँ। अमीनपुर पे चंद मकानात के लिए जहाँ पर नोटिस दी गई थी, वहाँ पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। उसके बावजूद सैटरडे संडे को कार्रवाई की गई। तो हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सरकारी ओहदेदारों को अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहिए, उन्हें इतवार और हफ्ता इतवार के दिन भी काम करना चाहिए। इस तरह का उन्होंने रिमार्क किया है। लेकिन आपको बता दूं कि हाइड्रा की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अभी तक मूसा नदी में शुरू नहीं हुई। जी जी, मूसा नदी के अतराफ व अकनाफ जो लोग रह रहे हैं, यकीनन उनका एहतजाज काबिल गौर है, उनकी जो तशवीश है उस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मूसा नदी को तरक्की देने या फिर साफ़ सफाई के नाम पे जो बड़े पैमाने पर लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ लोगों में एक तशवीश की लहर पड़ जाती है। जी जी जी। और ये कहा जा रहा है कि आज बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है। मुख्तलिफ दिन, 3-4 दिन से एहतजाज चल रहा है, लेकिन आज का एहतजाज कुछ ज़्यादा शिद्दत था। कई लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अच्छा, नहीं मुझे सब ये बताइए कि अब देखिए कि 40 वर्षों से मूसा नदी के किनारे मकानात बनाकर लोग रह रहे हैं, वहाँ पर उनकी कई नस्लें वहाँ पर रह चुकी हैं। अब ऐसे में अगर किसी का घर 200 गज़ पर है और 40 साल पुराना है, तो क्या हुकूमत का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो 200 गज़ की जो अराज़ी है वो किसी करीबी मुकाम पर उसके एवज़ जो है वो अराज़ी दे और वहाँ का घर तामीर करने के लिए पूरा यानी जो मटेरियल है वो सप्लाई करे, उन्हें मुआवजा अदा करे, तब कहीं जाकर आप इंसाफ कर सकते हैं। आप ये कहेंगे मेरा घर 300 गज़ का है, 200 गज़ का है, आप ले जाकर 2 BHK में ले जाएंगे और वहाँ पर भी आप देखेंगे कि किसी कदर मुखालिफत हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी कार्रवाई हुई है जी, तालाबों के किनारे या फिर नदी के किनारे जिन लोगों को बसाया गया है वो सियासतदान हैं। फिर जो छोटे मोटे लीडर्स हैं वो लोगों को बेच दिए हैं ज़मीन वगैरह, और उन्होंने गैर कानूनी तौर पर बेचा भी है। और जब जिन लोगों ने ख़रीदा है जी, वो लोग रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं जी, कई मकानों को। आप बताइए, अगर वो रिवर बेल्ट में है
یا پھر بفر زون میں ہیں یا FTL میں ہیں، تو پھر رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رجسٹریشن کیوں کیا گیا؟ جی جی، پہلے سوال پیدا یہاں ہوتا ہے کیوں رجسٹریشن کیا گیا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے عوام کو حکومت کی جانب سے یہ اطلاع دے دینی چاہیے تھی کہ بفر زون کہاں تک رہے گا، FTL کہاں تک رہے گا، ریور بیلٹ کہاں تک رہے گا۔ جب اس کے تعلق سے لوگوں کو آپ شعور بیدار کرتے ہیں تو شاید لوگ خریدتے بھی نہیں تھے ہوں گے وہاں پر۔ حکومتوں نے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ ہاں، ہمیں یہ بات بھی ضروری ہے کہ تالابوں کا، ندیوں کا ہمیں تحفظ کرنا ہے، جھیلوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، لیکن جس طرح سے جو اب کارروائی کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 12,000 متاثرین کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کیے جائیں۔ جی جی، آپ نے کہا کہ جنہوں نے 200 گز زمین خریدی ہے یا اس سے زیادہ زمین خریدی ہے، 400 زمین خریدی ہے، اب جو ڈبل بیڈ روم مکان آپ کو دیا جا رہا ہے اس کی قیمت 30 لاکھ روپے، جی، انہوں نے لاکھوں روپے کے لگا کے زمین RCC خریدا ہے، مکانات بنا لیے، مکانات بنانے ہیں، 2-3 فلور کے مکانات بنا جی ہاں، لیے جی ہیں، ہاں، تو آپ نے پرمیشن کیوں دیا ہے پہلے؟ جی تو دو طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے تو شاید پرانے شہر کی ترقی ہوگی، چند لوگوں کو نقصان ہوگا، مگر جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ مکمل انصاف کیا جاتا ہے تو وہ ترقی کی جو راہ ہے اس کی وہ اچھا رہے گا۔ اچھا، ایک بات بتائیے کہ جہاں تک موسیٰ ندی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا سوال ہے، اسے خوبصورت بنانے کا سوال ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ عالمی ادارے تقریباً 36,000 کروڑ روپے اس پروجیکٹ کے لیے دینے والے ہیں۔ نہیں، دیکھیے، جب اگر کوئی پروجیکٹ بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیولپمنٹ پورے شہر کو ہوتا ہے، پرانے شہر کو بھی ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر پرانے شہر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ترقی کے معاملے میں۔ اب نیا شہر سائبر آباد بن گیا ہے، سکندرآباد ڈیولپمنٹ ہو گیا ہے، سب سے پرانا شہر تو پرانا شہر ہے، حیدرآباد کی شناخت پرانا شہر ہے، جی ہاں، لیکن پرانے شہر میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں، ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، سڑکیں برابر نہیں ہیں، ڈرینیج کے پائپ نظام صحیح نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ترقی دی جاتی ہے تو اچھی بات ہے، اگر آپ ترقی دینے کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو تھوڑے قربانیاں دینا پڑے گا۔ لیکن میں ایسی قربانیاں کہ آپ اپنے گھر سے محروم ہو جائیں گے، یہ تو بہت بھیانک بات ہے۔ نہیں، دیکھیے، بالکل آپ نے یہ بات سچ کہی ہے۔ یہ بات کہاں کی جا رہی ہے؟ جی جی، ریور بیڈ کی بات کی جی جا ہاں، رہی ہے۔ بس ہاں، 3 چیز کی بات کر رہی ہے، پہلے ریور بیڈ، پھر بعد میں بفر زون، پھر FTL جو بھی ہے، پہلے FTL ہے، بفر زون، تینوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب جو نشاندہی کی گئی ہے وہ ریور بیڈ کی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی نالے کے 500 میٹر ادھر، 500 میٹر ادھر، ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے، انہیں منتقل کیا جانے والا ہے۔ آپ نے بالکل سچ کہا کہ ان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کی پاسبانی نہیں ہو رہی ہے، جی جی، یا پھر معمولی ہو رہی ہے، پوری نہیں ہو رہی جی ہے۔ ہاں، آپ بتائیے 2016 میں جب حیدرآباد میں سیلاب آیا تھا، تقریباً کئی لوگوں کی موت ہوئی تھی، تب کے چیف منسٹر KCR نے کہا تھا کہ تمام ناجائز قبضوں کو ختم کر دیا جائے گا، جی جی، لیکن جب کسی نے کارروائی نہیں کی، جب KCR یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ناجائز قبضوں کو ختم کر دیا جائے گا، میں نے بحیثیت میونسپل منسٹر KTR کو یہ کہتے ہوئے کئی مرتبہ سنا ہے اور لکھا ہوں نیوز میں کہ انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ ندی کے کنارے غیر مجاز تعمیرات ہے ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا کے ڈبل بیڈ روم مکانات دیے جائیں گے۔ جی، یہ پروپوزل BRS کے گورنمنٹ کے دور سے ہے، اس پر انہوں نے کوئی عمل آوری نہیں کی، شاید ان کی کچھ سیاسی مجبوریاں تھیں یا کچھ اور تھا، پتہ نہیں، عزائم کی کمی تھی، کچھ سیاسی پتہ عزائم، نہیں۔ جی جی، اب ریونت ریڈی موسیٰ ندی کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے کیا کہ بیرون ممالک کے مختلف کمپنیوں سے فنڈنگ کے لیے بات چیت کی ہوں گی، اداروں سے بات چیت کی ہوں گی، سب سے کیا گیا ہوگا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے انہیں ڈبل بیڈ روم مکان دیا جا رہا ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا گھر جو تھا 200 گز پہ تھا یا 400 گز پہ تھا، ہمیں صرف ڈبل بیڈ روم مکان دیا جا رہا ہے، اس کے بجائے ڈبل بیڈ روم مکان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ معاوضہ دیا جائے یا پھر کوئی متبادل اراضی دی جائے، اس طرح کی اگر پیشکش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ نئی ترقی نہیں ہونا، رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ بھی غلط بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک مکان ہے، اس مکان میں 4 فیملیز رہتی ہیں، تو کیا 4 فیملیز کو اب ڈبل بیڈ روم کا وہ دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بات چیت کے ٹیبل پہ آئیے۔ جی جی، جب تک عوامی منتخب نمائندے عوام کے ساتھ حکومت سے بات چیت نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हाइड्रा का सवाल है, हाइड्रा के जो कार्रवाइयाँ हैं, निज़ामी कार्रवाइयाँ, उससे अमीर गरीब सब के सब परेशान हैं, सब बरहम है, सब एहतजाजी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि आज बहादुरपुरा मंडल पर MIM की जानिब से भी एहतजाज किया गया है, जिसके नतीजे में पुलिस ने 4 MIM कारपोरेटर्स को गिरफ्तार करके फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि MIM भी जिस तरह की तनकीदों का सामना कर रही है इस मामले में, ख़ास तौर पर असदुद्दीन अवैसी पर ख़वातीन तनकीद कर रही हैं कि आप फ़लस्तीन के नारे लगाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हालात फ़लस्तीन से भी बदतर होते जा रहे हैं। यानी अगर किसी का घर छीना जाता है, किसी को घर से महरूम कर दिया जाता है, उन्हें सड़क पर ला दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके भी हालात फ़लस्तीन के हालात की तरह है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए आपने, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ और करना भी नहीं चाहिए। जो लोग मुतासिरीन हैं उनकी बात सुननी चाहिए और इंसानी नुक्ते नज़र से इस मसले को हल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी का सामान उठा के रातों रात फेंक दिया जाए। जी जी। बल्कि उन्हें मनाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें यकीन दिलाना चाहिए कि उनके लिए क्या दिया जा रहा है। नहीं, मैं जैसा मैं कहता हूँ कि अगर मुनासिब मुआवजा दिया जाए तो ये लोग राज़ी हो सकते हैं। मुनासिब जी, नाइंसाफ़ी नहीं, बल्कि मुनासिब मुआवजा बिल्कुल दिया देना। जाए। देखिए, आप मैं बात बता रहा हूँ आपको, रियाज साहब के पुराने शहर में मेट्रो रेल डालने की बातचीत चल रही जी है। हाँ जी हाँ। तो उन्हें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो जो मकानात का इंहदाम हो रहा है या सड़क तोसी हो रही है, वो नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है आपको, 2013 का जी जी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया था, उस एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाए, यानी हुसूल अराज़ियात का। उसूल अराज़ियात का। जी जी। वो प्रोजेक्ट नोटिफिकेशन में उसकी बात कही गई है। जब लोगों से बातचीत की जा रही है तो उसमें क्या है, 2 या 3 जो मार्केट रेट से 2 या 3 गुना ज़्यादा मुआवजा देने की बात कही गई है उसमें। जी जी। तो लोग जिनके जो मुतासिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें मज़ीद और ज़्यादा मुआवजा चाहिए। उनसे हुकूमत या फिर मेट्रो लाइन के जो नुमाइंदे हैं या फिर GHMC के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें मानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ख़ुद मानने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो इसी तरह का अगर कोई फार्मूला अपनाया जाता है और अवामी मुंतखब नुमाइंदे इसकी ज़िम्मेदारी आवाम की तरफ से लेकर सामने आते हैं और बातचीत करते हैं हुकूमत से, तो मैं समझता हूँ कि कोई मसले का हल निकलता है। तरक्की भी होना चाहिए और लोगों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का दरमियानी रास्ता निकाला जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोग इसको कबूल करेंगे। बहरहाल जैसा कि नईम वजाद ने कहा है कि जहाँ तक हैदराबाद मेट्रो रेल का सवाल है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मरहले 2 को भी मंजूरी दे दी है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद हैदराबाद में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। लेकिन मेट्रो रेल का जो काम है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मरहला 2 के तहत नई राहदारी के लिए जो नई राहदारियों का वो मंजूरी दी गई है, उनमें जुमला 116.2 किलोमीटर तक अहाता किया जाएगा। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि फ़ेज़ 2 के तहत जो राहदारियाँ हैं उसमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर नागौल से लेकर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक है। एक कॉरिडर जो है वो चौथी कॉरिडर है, यानी चौथा मरहला, यानी राहदारी कहा जा सकता है। फिर से 5वीं राहदारी के तहत आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर से लेकर कोकटपल्ली तक है और 11.6 किलोमीटर तक। उसके बाद नईम वजाद साहब आपको बता दूं कि चंद्रायन गुट्टा आप देखेंगे कि ओल्ड सिटी से लेके महात्मा गांधी बस स्टेशन तक भी है, और ये है 7.5 किलोमीटर तक। तो इस तरह कई मरहले हैं उसके। और जो राहदारी नंबर है 7वीं जो राहदारी है उसके तहत आपको बता दूं कि मियाँपुर से लेकर पटेनचेरू तक 13.4 किलोमीटर का ये फासला तय करेंगे। जी देखिए, पुराने शहर का जो मामला था पहले 5.5 किलोमीटर का था। जी जी। वहाँ के जो चंद्रायन गुट्टे की नुमाइंदगी करने वाले अकबरुद्दीन अवैसी ने उसको चंद्रायन गुट्टे तक तोसी देने की तजवीज़ पेश की है, जिसको चीफ मिनिस्टर ने कबूल कर लिया है। यानी 7.5। जी हाँ, अब 7.5 हो गई है, 2 किलोमीटर में इजाफा हो गया है। तो कहना ये चाहते हैं कि आप तरक्की कीजिए, तरक्की दीजिए, लोगों को मेट्रो ट्रेन की सहूलत, ट्रांसपोर्ट की सहूलत से फ़ायदा पहुँचाइए। जी हाँ जी हाँ। मुतबादिल रास्ते भी निकालिए। जी हाँ। देखिए, शहर बड़ी तेज़ी से तोसी हो रहा है, आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, शहर की तरक्की भी ज़रूरत है और आवाम को बुनियादी सहूलतें भी चाहिए। जब तक आप आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करेंगे, शहर तरक्की नहीं कर पाए। जी जी जी। तो शहर को तरक्की देने के लिए बुनियादी सहूलतों की भी ज़रूरत है। अब जैसा अब हम ये बात कर रहे हैं कि 2014 तक 14,000 शहर में RTC बसें हुआ करती थी। जी हाँ जी। अब घट के वो 9,000। जी हाँ जी हाँ जी। तो बस का ट्रांसपोर्ट कम हो गया है लोगों के लिए, और साथ ही साथ अब मेट्रो ट्रेन भी दस्तयाब हो गई है। वो अलग बात है, रोज़ाना बताया जा रहा है कि 4 लाख लोग
एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। और उसके अलावा आप शहरी इलाकों में देखिए, अर्बन इलाकों वहाँ से भी कुछ ट्रेनें गुजर रही हैं, उससे भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की जितनी सहूलतें फ़राहम की जाएंगी उतना ज़्यादा लोग शहर पहुँचेंगे, तरक्की करेंगे, कारोबार में इजाफा होगा, और जिन इलाकों में तरक्की हो रही है वहाँ के लोगों की माशियत में भी इजाफा होगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही, अगर बहुत आप ज़रूरत है उसमें तोसी देंगे तो मैं समझता हूँ कि तिजारत में तोसी होगी होगी, और माशियत आवाम में, को रोज़गार भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और माशियत यहाँ तक मुस्तकिम ये होगी। तलबा और तालिबात है वो कई कॉलेज से शहर से दूर हैं, वहाँ पर भी आसानी से पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए रियासत और भी ये बात है, जी जी पहले अब तक हमारा जो हैदराबाद में 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक जो मेट्रो ट्रेन चल रही है वो अभी तक ज़मीन पे चल रही है। जी हाँ जी हाँ। अब पहली मर्तबा ये देखा जा रहा है सेकंड फेज में कि 1.6 किलोमीटर तक जी जी गार के टाइप में जाएंगे, अच्छा ज़ेर ज़मीन, जी वेरी गुड। हाँ ज़ेर ज़मीन जाने का भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब देखना है कि ये कहा जा रहा है कि 4 साल में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से कंपनियां जब कोई टेंडर लेती हैं ये कहती है कि हम 2 साल में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन कभी 2 साल में इसको कंप्लीट नहीं किया जाता। 4 साल ही होता है। 4 साल ही होता है। तो अब 4 साल का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कंपनियों को जो ये माहदे कर रही हैं कि हम 4 साल में आपको कंप्लीट करके देंगे, अगर 6 साल हो जाते हैं तो उस कंपनियों पर जुर्माना आयद करना चाहिए। जो अखराजात जो ज़्यादा हो रहे हैं वो कंपनियों को देने का, वो कंपनियों को बर्दाश्त करने के कुछ ऐसा एक मैं समझता हूँ कि कानून बनाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि कंपनियाँ डर के जल्दी काम करती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ओल्ड सिटी मेट्रो लाइन का सवाल है या फिर हैदराबाद मेट्रो रेल का सवाल है, तो आपको बता दूं कि ओल्ड सिटी में ख़ास तौर पर जब ये देखा गया कि कितनी जायदादें आ रही हैं तो पता चला कि 103 मजहबी और आसार ख़दीमा की जो इमारतें हैं तो वो आ रही हैं और उसकी हिफाजत की जाएगी, उससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जबकि आपको बता दूं कि 11,000 जायदादें भी इस मेट्रो लाइन के यानी जद में आने वाली है और नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें 400 जायदादों का जिक्र कर दिया गया पहले मरहले में। तो बहरहाल वहाँ ये देखना है कि अच्छी खासी रकम उन्हें मिलेगी, मुआवजा मुनासिब मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी तक 2 मरतबा उन लोगों के साथ बातचीत भी हुई। जी बहुत अच्छी बात है। जी जी। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे मरहले 2 के तहत हैदराबाद से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक क्या होने वाला है। और आपको बता दूं कि 8वां जो राहदारी है, 8वीं राहदारी एलबी नगर से लेकर हयात नगर तक है, 7.1 किलोमीटर तक ये राहदारी है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है हमारे लिए और ताजरीन के लिए, तलबा और तालिबात के लिए, आवाम के लिए बहुत ही अच्छी है और सहूलत बख्श होने वाली है। वैसे भी नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तिरुपति के लड्डुओं से है। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उन्हें फटकार लगाई और यहाँ तक कह दिया कि भगवानों को सियासत से दूर रखो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तिरुपति के बारे में कहा गया था जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में जो लड्डू तैयार किए गए थे उसमें खंजीर की चर्बी, गाय की चर्बी और यहाँ तक के मछली का तेल मिलाया गया था, मिलावट की गई थी, जिससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक बात थी जो चंद्राबाबू नायडू ने कही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू को प्रेस से रुजू होने की क्या ज़रूरत थी। देखिए हम पहले से यही बात कर रहे हैं जी चंद्राबाबू नायडू एक सुलझे हुए सियासतदान, जी जी, हम उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ मानते हैं। उन्होंने शहर की तरक्की, हैदराबाद की जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, हैदराबाद की तरक्की में यहाँ तक कि साइबराबाद बसाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया था। हम मानते हैं उनकी बहुत से सलाहियतें हैं, लेकिन जिस तरह से तिरुपति को लड्डू को लेके उन्होंने तनाज़ा बनाया है और जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को तनकीद का नशा बनाने की जो कोशिश की है वो हमें इब्तदा से गलत नजर आता था। जी जी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी मज़हब के लिहाज से क्रिश्चियन है। जी हाँ जी, एक जानबूझ के अब चंद्रबाबू नायडू का और बीजेपी का इत्तेहाद है, एनडीए के हिस्सेदार है वो, तो पहले ही मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में अवाम ने जगन मोहन रेड्डी को मुस्तरद कर दिया है। उनके सिर्फ 11 अरकान असम्बली जीत के आए हैं। जी जी, उसके बावजूद वो पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। लेकिन लड्डू के तनाज़े को जिस तरह से सियासी तनाज़ा बनाया गया है चंद्रबाबू नायडू की जानिब से, मैं नहीं समझता कि चंद्रबाबू नायडू में हमने कभी इस तरह की देखे थे कि इस तरह के चंद्रबाबू नायडू को देखे थे कि हमने चंद्रबाबू नायडू के लड्डू को लेके मजहब के लेके इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन ये चेहरा भी हमने चंद्रबाबू नायडू का देख लिया है। हमने तभी भी इतराज़ किया था, आज भी इतराज़ किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर
फटकार लगाई। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि किस तरह क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों आखिर चीफ मिनिस्टर प्रेस से रुजू हुए इस मसले को लेकर, हालांकि कोई मसला नहीं था, इसलिए भगवानों को बराए मेहरबानी सियासत में ना लाइए या सियासत से दूर रखिए, उन्होंने ये बात कही है। और आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस सिलसिले में दाखिल की गई थी और ख़ास तौर पर 2 दरख्वास्त गुजार बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। एक तो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये नाम आपने सुना होगा, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और बीजेपी कायदीन को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, हालांकि खुद इनका बीजेपी से ताल्लुक़ है और बीजेपी के साबिक़ रुकन राज्यसभा है। और दूसरे जो हैं YV सुब्बा रेड्डी, ये तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के साबिक़ सदर नशीन है और मौजूदा राज्यसभा के रुकन भी है। उन्होंने भी ये दरख्वास्त दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस सिलसिले में कोई अहकामात जारी करें। तो बहरहाल इसी दौरान इत्तला मिली है कि चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत ने लड्डू मामले की तहक़ीक़ात के लिए SIT तश्कील दी है। नहीं, देखिए, हम ये कहते हैं कि तश्कील दीजिए, कमेटियाँ तश्कील दीजिए, जो है निकलिए, लेकिन लोगों का जब अक़ीदा होता है, मजहबी जज्बात होते हैं, तो उससे खिलवाड़, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उससे खिलवाड़ नहीं करना। जी जी, चंद्रबाबू नायडू ने वो कोशिश की है, मैं मानता हूँ चंद्रबाबू नायडू, मैं ये भी मानता हूँ चंद्रबाबू नायडू अच्छे इंसान है, फिर ये भी कहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू ने उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। जी जी, जबकि एक साबिक़ चेयरमैन जो TTD के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, और एक साबिक़ चेयरमैन थे, उन्होंने कसम खाई, हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अगर आप बताइए, अगर ये सारे मामले में अगर वो जो तेल या घी वगैरह जो तकसीम लड्डू में इस्तेमाल हो रहा है, अगर कोई मुसलमान की कंपनी या मुसलमानों की जानिब से किया जाता, तो क्या मरकज़ी हुकूमत खामोश रहती, या आंध्र प्रदेश की हुकूमत खामोश रहती, या BJP के कायदीन खामोश रहते, या फिर RSS के कायदीन खामोश रहते, या विश्व हिंदू परिषद के लोग खामोश होते? सब मिलके पूरे वो जो शख्स जो कंपनी है, वो कंपनी को पहले बंद कराए थे और वो मुसलमानों पर हमले करते। लेकिन जिन लोगों ने ये घी सप्लाई किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इस लड्डू का सवाल है, लड्डू के बारे में जिस तरह के इल्ज़ाम चंद्रबाबू नायडू ने आयद किए हैं कि जगन मोहन रेड्डी की दौरे हुकूमत में उस लड्डू बनाने के लिए जो कंपनी घी सप्लाई किया करती थी, उसमें मिलावट होती थी, गाय की चर्बी, खंजीर की चर्बी और मछली का तेल। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि राम जन्मभूमि के राम मंदिर जब तामीर की गई, उसके बाद जब उसका इफ्तिताह किया गया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसके हाथों उसका इफ्तिताह अमल में आया और वहाँ पर हिंदुस्तान की चुनिंदा शख्सियतें, मशहूर शख्सियतें, सेलिब्रिटीज़ और यहाँ तक कि कई हिंदू मजहबी शख्सियतें भी मौजूद थी, BJP RSS के लोग भी मौजूद थे। और कहा जाता है कि उस दिन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2 लाख लड्डू भेजे गए थे प्रसाद के तौर पर, और वहाँ सब ने ये प्रसाद खाया। तो इसका मतलब खंजीर की चर्बी खा गई और जो बीफ की चर्बी है वो भी उन्होंने खा लिया और मछली का तेल भी उन्होंने लड्डू के जरिए खाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अब ये देखना है कि हिंदू जो मजहबी कायदीन है वो इसका किस तरह तोड़ निकालते हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वो मुसलमान होता तो मैं समझता हूँ आज तक क्या क्या नहीं किया, फसाद हो जाता, फसाद हो, सब कुछ किया जाता। लेकिन आज ये जो है, जिन लोगों ने सरबराह क्या है, वो भी उनका हिंदू धर्म से ताल्लुक़ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, या फिर उनके खिलाफ कोई बयानबाजी शुरू नहीं हुई। ना ही हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने इसको छालने की कोशिश की है। अगर कोई मुसलमान कंपनी होती या मुसलमान होते तो हमारा जो मीडिया है, कोर्ट का ट्रायल शुरू होने से पहले मीडिया ट्रायल शुरू करके उन्हें फांसी पे दे देता था, या फिर पूरे मुसलमानों को बैन लगाने की बात की जाती थी, या नुकसान पहुंचाने की बातचीत की जाती थी, या फिर वहां से बेदखल करने की बातचीत की जाती थी। आप बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि तिरुपति के जो भी अहाता है, वहाँ से गैर हिंदुओं को कोई भी कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जी जी, तो फिर आप क्यों आज पूरे, जब लोग कार्रवाई, जो भी लोग लड्डू सरबराह के लिए घी सरबराह करे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और हुकूमत की जानिब से उनका नाम मंजराम पे क्यों नहीं लाया गया, और मीडिया जो चैनल्स है उन्होंने मीडिया ट्रायल क्यों नहीं चलाया, सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है और मैं समझता हूं कि बाइज़ तशवीश भी होगी ये खबर, और ऐसा लगता है कि इस खबर के ज़रिए, यानी जो इक़दाम किया जा रहा है, इस इक़दाम के ज़रिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने और हिंदुओं के मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा कीजिए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि राजमाता कौन है? राजमाता, अगर आप समझेंगे कि राजमाता कोई दानिश्वर खातून होगी, एक बहुत ही हसीन व जमील खातून होगी, एक रहम दिल खातून होगी, और इंसानियत उसके यानी
یعنی اذہان و قلوب میں، ذہن و قلوب میں، قلب میں بھری ہوگی، اور وہ ہمیشہ یتیموں، یسیروں اور اپنے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر رہی ہوگی، دلتوں کی مدد کر رہی ہوگی، کمزوروں کی مدد کر رہی ہوگی اور اقلیتوں کی مدد کر رہی ہوگی، یہ راج ماتا ہوگی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ راج ماتا یہ نہیں ہے، بلکہ راج ماتا جو ہے وہ ایک گائے ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جانور کو راج ماتا قرار دیا گیا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مہاراشٹرا حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جو راج ماتا ہوگی وہ گائے ہوگی، اور گائے کو مہاراشٹرا حکومت نے راج ماتا، گو ماتا قرار دیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ویدک پیریڈ سے لے کر آج تک گائے کی روحانی اور مذہبی اہمیت زیادہ ہے، اس کا دودھ اور یہاں تک کہ اس کا گوبر، اس کا پیشاب، سب کے سب بہت ہی قابل لحاظ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسپریچول اور سائنٹیفک اینڈ ہسٹوریکل سگنیفیکنس اگر وہ دیکھیں تو اس کے لیے حکومت مہاراشٹرا نے گائے کو راج ماتا قرار دیا ہے۔ لیکن راج ماتا کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا دیسی ہونا ضروری ہے، اگر ودیشی رہے گی تو وہ راج ماتا نہیں کہلائے گی۔ اچھا دیکھیے، یہ بات بتائیے کہ یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہے؟ جی ہاں، قومی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی نہیں، ہاں الیکشن ہے نا وہاں پر۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، الیکشن ہے، الیکشن کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جی جی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ گائے کو گو ماتا قرار دے رہے ہیں، دیجیے، راج ماتا، راجا ماتا دیجیے، اور جو دے سکتے دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جی جی، لیکن جو گوشت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ تقریباً نان مسلم کمپنی سے پورے تقریباً۔ پھر کیوں ان پر بین نافذ نہیں کیا جاتا؟ جی جی جی، مسلمان اگر گائے کھاتا ہے تو مسلمانوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہی اگر بڑے بڑے لوگ، ہندو لوگ جی جو بیف ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، یا پھر ان کے اوپر کوئی پابندیاں عائد نہیں کی جاتی، ان کے لائسنس کو ختم نہیں کیا جاتا، پھر جو ٹرانسپورٹ ہو رہا ہے اس کو روکا نہیں جاتا، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ عجیب غریب محبت ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پر آوارہ گائیں پھر رہی ہیں، حادثہ کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہرش مندر نے کہا کہ میں سفر میں تھا، دیکھ رہا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ جو آوارہ گائیں ہیں وہ انتہائی ان کے ابتر حالت میں موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیے، افسوس کی ہم بات ہے۔ اگر وہ لوگ اگر ہندو مذہب، ہندو برادری ہماری، جی جی جی، اس کو اگر اپنی ماتا مانتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اعتراض نہیں ہے، جی جی، مگر سب سے پہلے اپنی ماں جو ہے اس کا احترام کر لیجیے۔ یہ بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک خبروں کا سوال ہوتا ہے، اگر ہم سیریا نہیں، ہم اگر لبنان نہیں جائیں گے، ہم اگر غزہ کو بھول جائیں گے تو سمجھے کہ ہم ایک بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ مظلوم کی آواز دنیا تک پہنچانا یہ ہمارا فرض ہوتا ہے بحیثیت میڈیا پرسن کے۔ تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ لبنان میں تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کے تازہ حملوں میں کم از کم 105 لبنانی شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ آپ کو بتا دوں کہ 1000 سے زائد لبنانی شہری اس ہفتے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور 8000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک شہداء کا سوال ہے، اس میں شیخ حسن نصر اللہ بھی، جو حزب اللہ کے سربراہ تھے، وہ اور ان کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شامل ہے۔ اور یقین مانیے کہ جہاں تک شہادت کا سوال ہے، ایک مسلمان، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ شہادت کے لیے تڑپتا ہے۔ اور دوسری بات، غزہ میں بھی تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری پر بے حسی چھائی ہوئی ہے، اور اس کی مجرمانہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام کے تمام حق کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں باطل طاقتیں۔ جی دیکھیے ریاض صاحب، بہت افسوس ہوتا ہے، اسی طرح ایسی روزانہ خبریں سننے کو مل رہی ہے، جی جی، ٹی وی پہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بچے مر رہے ہیں، بہت لوگ افسوس، بھوکے مر رہے ہیں، میڈیسن نہیں ہے۔ جی ہاں، اتنی ایسی حالات دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ عالمی برادری خاموش کیوں ہے؟ کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو عالمی برادری اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب اسرائیل کی جانب سے مسلسل غزہ پہ حملہ کیا جا رہا ہے، فلسطین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اب لبنان نشانے پہ آ گیا ہے، پھر بھی امریکہ اور دوسری بڑی طاقتیں خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں، اور راست و بالواسطہ طور پہ ہمارے اسرائیل کی تائید کر رہی ہیں۔ یہ سب دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دل صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا ایسا یعنی موقف ہے کہ جمعرات کو ہی امریکہ نے تقریباً $8 ارب کی اسرائیل کو امداد دی ہے۔ تو اب کتنی شرم کی بات ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام ایک کر رہا ہے۔ طرف امریکہ
मजलूमीन के आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहा है, दूसरा दिखावा है। दूसरी तरफ जालिम को ताकतवर बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि जो जालिम को ताकतवर बनाता है वो भी जालिम है और उसका शुमार भी जालिमों में होता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।